बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 140 मुलाहिज़ा फरमाएं। रूपमती ने मुड़कर एक बार फिर आईने में अपना जायजा लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मुझे साथ आने का इशारा किया। उस वक्त 10 बजने वाले थे। राहदारी में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। हम जीने से होते हुए नीचे आ गए। निचली राहदारी में ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त थी। जो लोग रात भर जागते रहे थे वो तो शायद अपने कमरों में दुब के सो रहे थे, लेकिन सुबह से अब तक बहुत से नए लोग भी आ गए थे और एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे थे। लोग अजीब सी नजरों से रूपमती और मुझे देख रहे थे। रूपमती को अपने हुस्न और शबाब पर तो फख्र था ही, वो मुझ पर भी घमंड कर रही थी। उसने अपनी शान बढ़ाने के लिए मुझे अपने साथ लिया था। उसके कुछ शनासा भी मिले थे और वो लोग मुझ जैसे खूबरू गुलाम की खरीदारी पर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। रूपमती अपनी शान बढ़ाने के लिए मुझे साथ लेकर तकरीबन 2 घंटों तक इस महल नुमा इमारत में घूमती रही और बाद लोगों से मुलाकातें करती रही। इमारत के सामने वाला वसी और अरीज कंपाउंड अब भी पूरी तरह आबाद था और एक बहुत बड़ी कारवान सराय का मंजर पेश कर रहा था। आंगन के बस में कहीं ऊंट बंधे हुए नजर आ रहे थे और कहीं खच्चर या घोड़े। हर तरफ लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। अलबत्ता वो बारादरी वैरान थी जहाँ गुज़िश्ता रात गुलामों और कनीज़ों की नीलामी हुई थी। यहाँ का कारोबार तो रात का अंधेरा फैलने के बाद ही शुरू होता था। रूपमती के साथ घूमते हुए मैं तजस्सुस से चारों तरफ देख रहा था। मुझे जिस चीज की तलाश थी वो नजर नहीं आई। ठाकुर बनूर सिंह भी कहीं दिखाई नहीं दिया और एक मौके पर यह मालूम हो गया कि ठाकुर बनूर सिंह आज सुबह सवेरे ही अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चला गया था। उसके एक जानने वाले ने रूपमती को बताया कि बनूर सिंह तो आज रात भी ठहरने के मूड में था, मगर किसी और ने उसे डरा दिया कि रूपमती के नए गुलाम ने आज सुबह ही तेज सिंह की धुनाई कर दी थी और मुमकिन है वो जानकी को हासिल करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दे। इसलिए बनूर सिंह को कोई और कनीज खरीदने का ख्याल ज़हन से निकालकर रूपमती से तोहफे में मिलने वाली कनीज पर ही इक्तफा करके वापस चले जाना चाहिए। मेरे दिल पर गुंसा सा लगा जानकी जा चुकी थी। मुझे पता नहीं वो कहाँ गई थी, लेकिन मुझे बहरहाल उसे तलाश करना था और इसी सूरत में मुमकिन था जब मैं खुद आज़ादी हासिल कर लेता। मेरी आज़ादी सलब हो चुकी थी, लेकिन अपने साथ रूपमती का तर्ज अमल देखकर मुझे कुछ उम्मीद हो चली थी कि मैं बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। हम इमारत से निकलकर रकबी लान में आ गए। यहाँ भी बड़ी रौनक थी। आसमान पर अब भी बादल तैर रहे थे। मौसम बड़ा खुशगवार था। यहाँ मुझे पहली मर्तबा रूपमती जैसी एक हसीन औरत नजर आई। उसने भी शानदार लिबास पहन रखा था। वो रूपमती को देखकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। रूपमती ने भी उसे देख लिया। वो दोनों बड़े पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से मिली। रूपमती के साथ मुझे देखकर उस औरत की आंखों में चमक सी उभर आई। मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंची हूँ, वो रूपमती से कह रही थी। मुझे आते ही पता चल गया था कि तुमने क्या खरीदा है। वाकई तुम्हारे ज़ौक़ की दाद देनी पड़ती है। तुम्हारी इस गुलाम के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया है। वो बात तो रूपमती से कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें मेरे सरापा का जायजा ले रही थी। लेकिन सुना ये बड़ा खतरनाक है और तुमने इसे इस तरह आजाद छोड़ रखा है। ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, रूपमती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और यूं भी हर एक के गले में पटा अच्छा नहीं लगता। वो दोनों बातें करती हुई कुछ आगे निकल गई और मैं वहीं खड़ा रहा। चंद सेकंड बाद ही अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस करके मैं चौंक गया। मुड़कर देखा तो चतोड़ सिंह राजकुमार कनौर बलूच सिंह को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। वो मेरे सामने आ गया और मुझे इस तरह टटोल कर देखने लगा जैसे बकरा खरीदने से पहले देखा जाता है। शानदार, वो बोला। रूपमती ने वाकई हीरा खरीदा है, लेकिन वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकेगी। तुम जैसे गुलाम तो हम जैसे मर्दों के पहलू में खड़े अच्छे लगते हैं, वो तो तुम्हें निचवाड़ डालेगी। मैं जानता हूँ इसने तुम्हें क्यों खरीदा है। कुछ ही अरसे में जब तुम्हारी कुव्वत दम तोड़ देगी तो वो तुम्हें उठाकर अस्तबल में फेंक देगी। वो उस आदमी को देख रहे हो? उसने एक तरफ खड़े हुए दुबले पतले मगर दराज कामत शख्स की तरफ इशारा किया। उसके गाल नारंगी की तरह पुचके और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। 2 साल पहले ये भी तुम्हारी तरह खूबरू और तंदुरुस्त और तवाना था। इसे देखकर औरतें ठंडी सांसें भरा करती थी। रूपमती ने इसे इसी मंडी से तुम्हारी तरह महंगे दामों खरीदा था, मगर 2 साल के अरसे में इसे इस तरह निचोड़ कर फेंक दिया। अब वो अपने जीवन से भी बेजार हो रहा है, लेकिन मैं तुम पर ऐसा वक्त नहीं आने दूंगा। हुक्म, आप कहो तो हम इसे उठाकर भी ले जाएं। देखेंगे कि वो छोकरी क्या कर लेवेगी। बलून सिंह के करीब खड़े हुए एक लंबे तिरंगे शख्स ने कहा। उसके साथ एक और आदमी भी था। वो दोनों मुसल्ला थे। मुझे समझने में देर न लगी कि वो बलूच सिंह के मुहाफिज थे। नहीं, बलूच सिंह ने हाथ उठा दिया। रूपमती हमारी पुरानी जानकार है। मैं शरीफाना तौर पर एक और कोशिश कर लेना चाहता हूँ। अगर बात ना बनी तो फिर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी। वो नपे तुले कदम उठाता वो उस तरफ चल दिया जहाँ रूपमती अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी। मैंने आगे बढ़ना चाहा तो बलून सिंह के मुहाफिजों ने मुझे रोक लिया। 2 मालिक आपस में बात कर रहे हो तो गुलामों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। उनमें से एक ने मुझे घूरते हुए कहा। मैं भी उसे घूर कर रह गया। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि उनके ओलिस्टरों में से पिस्तौलों की परवाह किए बगैर भिड़ जाऊं, लेकिन फिर यह ख्याल ज़हन से निकाल दिया। मैं फिलहाल अपने दुश्मनों की तादाद में इजाफा नहीं करना चाहता था और वैसे भी मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था।
उस शख्स ने ठीक ही कहा था कि जब दो मालिक आपस में बात कर रहे हो तो गुलामों को दूर ही रहना चाहिए। मैं अपनी जगह पर खड़ा उस तरफ देखता रहा। कनौर, बलूच सिंह और रूपमती बातें कर रहे थे। पहले तो उन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन फिर बदतरीज तासरात बदलते गए। रूपमती के हसीन चेहरे पर तनाव सा पैदा हो गया। बलूच सिंह ने मुड़कर अपने आदमियों की तरफ देखा और एक तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर भी तनाव सा था। उसके दोनों मुहाफिज तेज तेज कदम उठाते हुए उसके पीछे चल दिए। मैं भी लंबे लंबे डग भरता हुआ रूपमती के करीब पहुंच गया। बालकन, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप हुक्म दे तो मैं इन कनौर बलूच सिंह को इसकी गुस्ताखी का मजा चखा दूं। नहीं, रूपमती ने नफी में सारी ला दिया। मैं कोई बदमदगी नहीं चाहती। हमें आज शाम से पहले यहाँ से चले जाना है। बलूच सिंह भी 2-4 रोज बाद सब कुछ भूल जाएगा। मैं देख रहा था कि रूपमती का मूड ऑफ हो गया था। मैंने जब उसे बलूच सिंह के मुहाफिज की बात बताई, यानी मुझे उठा लेने वाली, तो उसकी आंखों में तशवीश की लहरें उभर आई। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वो मदम लहजे में बोली। इससे किसी भी इकदाम की तवक्को की जा सकती है, लेकिन मुझे इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और फिर मेरे लिए इंकिशाफ खासा दिलचस्प साबित हुआ कि यहाँ इस किस्म के वाकयात होते रहते थे। किसी गुलाम या कनीज की बोली पर 2 पार्टियों में ठन जाती और कभी कभार तो एक आध लाश भी गिरी जाती थी। कभी कोई अरीफ पार्टी किसी से उसका गुलाम खरीदा हुआ या कनीज छीन ली जाती। ज्यादातर वारदातें कनीजों के छीनने की होती थी। यहाँ आने वाले दौलतमंद लोग अय्याशी के लिए हसीन कनीजें खरीद कर ले जाते और जब उनसे दिल भर जाता तो उन्हें अपने शहरों में तवाइफों के हाथों फरोख्त कर दिया जाता। गुलामों या कनीजों को ताकत के बलबूते पर छीनने वाली वारदातें इस महल नुमा इमारत के बाहर ही पेश आई थी। उनमें कभी तो वो कनीज ही मारी जाती थी जिसके लिए ये सारा झगड़ा खड़ा होता, लेकिन कानून किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। कानून के हाथ लंबे जरूर सही, मगर ये जगह तो कानून के हाथों की पहुंच से बहुत दूर थी, इसलिए यहाँ किसी के दिल में कानून का खौफ नहीं था। रूपमती एक बार फिर तेज तेज कदम उठाती हुई इमारत की तरफ चलने लगी। मेरा ख्याल था वो अपने कमरे में वापस जाएगी और अंदर दाखिल होकर वो पहली रायदारी में बाईं तरफ मुड़ गई। एक कमरे का दरवाजा खोलकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गई। मैं भी उसके पीछे था। ये बहुत बड़ा कमरा दफ्तर के तौर पर आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन और शानदार सोफे बिछे हुए थे और इस वक्त कम से कम निस्फ दर्जन आदमी उन सोफों पर बैठे हुए थे। सामने एक बहुत शानदार ऑफिस टेबल थी जिसके पीछे कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। उसका सर गंजा, कोता, गर्दन, पेशानी तंग और आंखें चेहरे से बहुत छोटी थी। तांबे जैसी रंगत पर पड़ी हुई मूंछें उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा तासर दे रही थी। वो मावाड़ी था और उसने लिबास भी मावाड़ी तर्ज का पहन रखा था। उसके सामने कुर्सी पर 2 आदमी बैठे हुए थे जिनसे वो बातें कर रहा था। रूपमती को देखकर वो गंजा मावाड़ी उठकर खड़ा हो गया और ऊंट पर भद्दी सी मुस्कुराहट लाते हुए हाथ जोड़ दिए। वो गुलामों की इस मंडी का मालिक था। जब वो उठकर खड़ा हुआ तो उसकी हुइयत देखकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसकी तोंद आगे को निकली हुई थी। मैं दरवाजे के करीब ही खड़ा हो गया जबकि रूपमती मेज के करीब जाकर रुक गई। उसने मदम लहजे में उससे कुछ कहा और ओदे सिंह ने अपनी कुर्सी से हटकर पिछली तरफ का एक दरवाजा खोल दिया और रूपमती को हाथ से ही इशारा किया। रूपमती अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे ही ओदे सिंह भी अंदर गायब हो गया और दरवाजा बंद हो गया। ओदे सिंह की हुइयत देखकर मेरे जहन में उसके बारे में कुछ अजीब सा ख्याल उभरा था। कोता गर्दन, तंग सी छोटी आंखें उसके नहायत मक्कार और कीना परवर होने की गुमाती कर रही थी। और दर हकीकत ऐसे ही मक्कार किस्म के लोग कानून की गिरफ्त से बेनियाज होकर बड़े पैमाने पर इस किस्म के घिनौने कारोबार कर सकते हैं। दफ्तर में बैठे हुए लोग बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। उनमें से एक आदमी उठकर मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद मेज के पिछली तरफ वाला दरवाजा खुला और पहले रूपमती बरामद हुई, फिर ओदे सिंह बाहर निकला। उसने रुखसती अंदाज में रूपमती को सलाम किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रूपमती मेरे करीब से गुजरती हुई दफ्तर से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे ही था। इस मरतबा उसका रुख जीने की तरफ था और फिर चंद मिनट बाद ही हम उसके कमरे में मौजूद थे। कमरे में दाखिल होने से पहले रूपमती ने दरबान रंगू से चाय लाने को कह दिया था। कमरे में दाखिल होकर रूपमती एक सोफे पर ढेर हो गई। उसने एक पैर उठाकर सामने काफी टेबल पर रख लिया। इस तरह उसके स्क्रिट का चाक खुल गया और टांग ऊपर तक बरन हो गई। मैं सामने खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। उसकी खूबसूरत आंखों में उलझन और चेहरे पर तशवीश अब भी नुमाया थी। कनौर बलूच सिंह से मुलाकात से पहले वो बिल्कुल ताजा दम थी और अब थकी थकी सी लग रही थी। वो आंखें मूंदे सोफे पर पड़ी रही। 10 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो रंगू था। उसने अंदर दाखिल होकर चाय की ट्रे मेज पर रखी और वापस चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरा ख्याल था कि दरवाजे पर दस्तक और मेज पर ट्रे रखने की आवाज से वो संभल कर बैठ जाएगी, मगर उसने ना तो आंखें खोली और ना ही मेज पर से पैर हटाया। बालकन, मैंने उल्ले से पुकारा, चाय आ गई है। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा मगर पैर मेज से नहीं हटाया। ठीक है, चाय बनाओ। उसकी आवाज से भी थकन का इजहार हो रहा था। मैं मेज के करीब कालीन पर बैठकर चाय बनाने लगा। ट्रे में 2 कप थे। सुबह रंगू ने मुझे रूपमती के साथ बैठकर नाश्ता करते देखा था, इसलिए समझ गया था कि मैं कुछ स्पेशल किस्म का गुलाम हूँ, इसलिए वो इस वक्त चाय भी हम दोनों के लिए लाया था।
मैंने चाय बनाकर एक कप रूपमती की तरफ बढ़ा दिया। इस मर्तबा उसने पैर मेज से हटा लिया और सीधी होकर बैठ गई। मैं कालीन पर बैठा रहा और दूसरा कप मेज पर इसी तरह सिरका लिया। रूपमती ने मुझे कुर्सी या सोफे पर बैठने को नहीं कहा। उसका जहन शायद कहीं और उलझा हुआ था। वो खामोश बैठी चाय की चुस्कियां लेती रही। मालकिन, मिलाकर मैंने ही जमूत तोड़ा। आप कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कनौर बलूच सिंह की धमकी ने आपको परेशान कर रखा हो? तुम ठीक समझे, रूपमती ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। वो बहुत कीना परवर आदमी है। मैंने तीज सिंह और धर्मेश को पहले भेजकर गलती की है, लेकिन शायद कोई गलती नहीं की। वो दोनों मोरे पिट चुके हैं, मेरे लिए बेकार हो चुके हैं। तुमने जिस तरह उनकी धुनाई की थी उससे मैं अंदाजा लगा चुकी हूँ कि अब वो किसी काम के नहीं रहे। लेकिन बहरहाल मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है। कैसा बंदोबस्त मालकिन? मैंने पूछा। मैंने ओदे सिंह से बात की थी। थोड़ी देर में 2 मुसल्ला मुहाफिज यहाँ पहुंच जाएंगे जो विजयपुर तक हमारे साथ जाएंगे, रूपमती ने कहा। क्या आपको अपने इस गुलाम पर भरोसा नहीं मालकिन? मैंने कहा। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर उसके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने तुम्हें दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ पाया है, वो धीमे लहजे में बोली। जब कोई नई कनीज या नया गुलाम खरीदा जाए तो वो सरकशी जरूर दिखाता है। मैंने तुम्हें देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारा ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से है। तुमने अब तक जिस तरह इताअत का मुजाहरा किया है उससे मैं समझ गई हूँ कि तुमने हालात से समझौता कर लिया है। ये तुम पर मेरा एतमाद ही था कि मैंने धर्मेश और तेज सिंह के मुकाबले में तुम्हारी हिमायत की। हालांकि मेरे वो पुराने खिदमतकार हैं और मेरे पैर चाटते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में मैंने तुम पर ज्यादा एतमाद किया, ये जानते हुए कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। ये तुम पर मेरा एतमाद ही तो है कि तुम नकलो हरकत में आजाद हो और मेरे किसी मुहाफिज के बगैर यहाँ मेरे पास मौजूद हो। वगरना जो गुलाम खरीदे जाते हैं उनके गलों में तोक डालकर उन्हें सलाखों के पीछे बंद रखा जाता है और यहाँ से ले जाने के लिए उन्हें जंजीरों या रस्सियों से बांधा जाता है ताकि वो सरकशी दिखाने या फरार होने की कोशिश ना करें। मगर तुम आप मुझे बेवफा नहीं पाएंगी मालकिन। मैंने उसकी बात काट दी। ये दुरुस्त है कि आज़ादी सल्ब हो जाने पर मुझे भी दुख है, मगर आपने ये भी ठीक सोचा कि मैं वक्त से समझौता कर चुका हूँ। वक्त ने मेरी पेशानी पर गुलामी की मोहर लगाई है और मुझे यकीन है कि वक्त ये दाग साफ करेगा। रूपमती ने चाय का आखिरी घूंट लेकर खाली कप मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने मेज पर रख दिया। वो गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे मुंह से निकले हुए चंद अल्फाज से उसे बड़ा हौसला मिला था और उसके चेहरे के तासरात बदल गए थे। आंखों में भी अब वो तशवीश नहीं रही थी। तुम कौन हो? उसके याकूती लबों से सरसराती आवाज निकली। गुलामों की इस मंडी तक कैसे पहुंचे और ठाकुर के हाथ कैसे लगे? क्या आप विजय ठाकुर को जानती हैं? मैंने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो सहरा का चूहा है। रूपमती के ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे राजस्थान का हर वो शख्स जानता है जिसे गुलाम या कनीजे पालने का शौक है। विजय ठाकुर के आदमी हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमते रहते हैं, जो खूबसूरत औरतों को धोखे से अपने जाल में फंसा कर उसके पास पहुंचा देते हैं, जिन्हें हर 3 महीने बाद इस मंडी में फरोख्त कर दिया जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा बेहतरीन माल लेकर मंडी में आता है और इसमें कोई शुबा भी नहीं है। इस मंडी के अलावा राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में हसीन औरतें राजपूतों के पास फरोख्त करता रहता है। मगर मैं देख चुकी हूँ कि तुम उन आदमियों के काबू में आने वाले तो नहीं थे। विजय ठाकुर के हत्थे कैसे चढ़ गए? ये सब मुकद्दर का खेल है मालकिन। मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया और अपनी असलियत जाहिर किए बगैर अपने बारे में बताने लगा। मैं सिंगापुर से कराची जाने के लिए जिस हवाई जहाज पर सफर कर रहा था वो एक हादसे का शिकार हो गया। हम हवाई जहाज के उस हादसे से तो बच गए, मगर हमें डाकुओं के गिरोह ने घेर लिया, जिनसे बचकर हम रात भर सहरा में भटकते रहे। चलमो को खामोश हुआ, फिर उसे बाद के वाकयात बताने लगा। आखिर में कह रहा था, नाहिद बेचारी विजय ठाकुर के आदमी की हवस का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। उसकी 6-7 साल बेटी हमारे साथ थी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ है। उसे कोई खरीद कर ले गया या अभी तक विजय ठाकुर के कब्जे में है और अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही है। रूपमती फौरी तौर पर कुछ नहीं बोली। उसकी नजरें बार बार मेरे चेहरे की तरफ उठ रही थी। फिर वो गहरा सांस लेते हुए बोली, उस जहाज की तबाही का तो बहुत चर्चा है। हेलीकॉप्टरों और एयरफोर्स के तैयारों के जरिए तलाश की मुहिम शुरू कर दी गई थी, तो दूसरे दिन उसका मलबा रेगिस्तान में पड़ा हुआ मिला। जहाज के ज्यादातर मुसाफिर मलबे के आसपास ही मिल गए। वो भूख, प्यास और शदीद गर्मी से बदहाल थे। उन्हें हेलीकॉप्टरों के जरिए जोधपुर पहुंचा दिया गया। कई मुसाफिर लापता थे। उनकी तलाश अब भी जारी है। जायसा से मीलों दूर मुख्तलिफ समतों में एक औरत और 3 मर्दों की लाशें भी मिल चुकी हैं, जिनके बारे में तस्दीक हो चुकी है कि वो बदनसीब उसी जहाज के मुसाफिर थे। लेकिन 8 मुसाफिर ऐसे भी हैं जिनकी तलाश अब भी जारी है और तुम भी उनमें से एक हो। मैंने जवाब देने की बजाय इस बात में सर हिला दी और सोचने लगा कि त्यारे के हादसे के बाद वहां से किसी पनाह की तलाश में रवाना होने वाले 4 तो हम थे, मैं, जानकी, नाहिद और उसकी बेटी। हमारे बाद कुछ और लोग भी पनाह की तलाश में रेगिस्तान में इधर उधर फैल गए। उनमें से 4 लुकमे या जल बन गए। इस तरह मेरे हिसाब से 4 मुसाफिर बाकी रह गए थे जो वाकई ही गुमशुदा थे और उनकी तलाश जारी थी।
मेरे ख्याल में या तो वो भी ऐसी जगह पहुंच गए होंगे जहां उन्हें पनाह मिल गई हो, या वो भी भूख प्यास और रेगिस्तान की शदीद गर्मी से मौत का शिकार हो गए होंगे और मुमकिन है उनकी लाशें उड़ती हुई रेत के नीचे दफन हो चुकी हूँ। वो औरत कौन थी? रूपमती ने सरसराती आवाज में पूछा। मैं उसका मतलब समझ गया, वो जानकी के बारे में पूछ रही थी। जानकी? मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। जानकी देवी, वो लेडी डॉक्टर है। उससे मेरी पहली मुलाकात बरसों पहले बैंकॉक में हुई थी। उस वक्त से हम एक दूसरे के साथ हैं। उसके खानदान के कुछ लोग हिंदुस्तान में भी हैं। क्या तुम उससे प्रेम करते हो या वो? उसने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। इस वक्त बराह रास्त मेरी आंखों में वो झांक रही थी। नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग है, मैंने जवाब दिया। हम तवील अरसे से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हम में कभी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा। विजय ठाकुर ने यहाँ पहुंचकर हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था, लेकिन फिर इत्तेफाक से उसे भी आपने खरीद लिया। दोबारा मिलने की खुशी में वो मुझसे लिपट गई थी। आपने हमें देखा तो शायद मैं गलत समझी। उसने मेरी बात मुकम्मल कर दी और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं जिस चीज को अपना समझ लेती हूँ उस पर किसी दूसरे का हक तस्लीम नहीं करती। मैंने नीलामी में तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था और यह तय कर लिया था कि तुम्हें हर कीमत पर खरीदूंगी। ठाकुर बनूर सिंह छोटा आदमी है, वो बोली को आगे ना बढ़ा सका, लेकिन अगर तुम्हारी बोली 50 लाख तक भी जाती तो मैं पीछे ना हटती। मैंने क्यों वाला सवाल नहीं किया। मैं अब तक बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उसने मुझे क्यों खरीदा था और यकीनन इसलिए उसने जानकी को मुझसे अलग कर दिया था ताकि कबाब में हड्डी का वजूद ही ना रहे। कई लम्हात खामोशी की नजर हो गए। मैं उसके बारे में जानना चाहता था लेकिन उससे कुछ पूछ ना सका। लेकिन जब बातों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो उसने मेरी ये मुश्किल हल कर दी और खुद ही अपने बारे में बताने लगी। हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले राजस्थान लातादाद छोटी बड़ी जागीरों और रियासतों में बटा हुआ था, जिनमें राजपूत, राजे और महाराजे हुक्मरान थे। लेकिन बाद में सारी खुद मुख्तारी रियासतें खत्म करके इस खित्ते राजपूताना को राजस्थान के नाम से हिंदुस्तान के एक सूबा बना दिया गया। राजों के इख्तियारात खत्म करके उनके लिए सरकार की तरफ से ग्रां कदर ताइफ मुकर्रर कर दिया गया। रूपमती का बाप सेवा सिंह जयपुर से मुल्क एक छोटी सी रियासत का हुक्मरान था। इसकी रियासत खत्म हो गई तो कुछ अरसे बाद वो जयपुर आ गया, जहाँ उसने एक बहुत बड़ी हवेली खरीद ली और ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगा। उसकी सिर्फ 2 औलादें थी, रूपमती और उसका एक बड़ा भाई जो शिकार का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा अपने चंद दोस्तों के साथ जंगलों में शिकार खेलने गया तो खुद चीते का शिकार हो गया। रूपमती 28 साल की उम्र की थी तो उसकी शादी हो गई। इसका शोहर नरवान सिंह भी एक साबिक राजा का बेटा था। बड़ा कड़ियल जवान था वो, लेकिन रूपमती के साथ उसे सिर्फ एक रात गुजारने का मौका मिल सका। शादी के अगले रोज बड़े बाजार में उसके दुश्मनों ने उसे गोलियों से छील निकाल डाला। रूपमती बेवा हो गई, लेकिन इसने मजहबी रस्मों की कैदी बनने से इनकार कर दिया। सफेद साड़ी की बजाय वो अपनी पसंद के कपड़े पहनती, चेहरे पर मेकअप करती, जेवर भी पहनती और महफिलों में भी शरीक होती। वो जिंदगी की वो तमाम खुशियां हासिल करना चाहती थी जो उसके पति को मौत के घाट उतार कर उसे छीन लेने की कोशिश की गई थी। उसने एक बेवा की हैसियत से भी कोई पाबंदी कबूल करने से इनकार कर दिया था। वो पढ़ी लिखी जरूर थी, खुद मुख्तार भी थी, लेकिन अकल की थोड़ी सी उसमें कमी थी और इसकी इस बेवकूफ़ी से दूसरे फायदा उठाते रहे। खुद गर्द और हवसप्रस्त मर्द दोनों तरह से उससे फायदा उठाते रहे, माली भी और जिस्मानी भी। वो मर्दों के हाथों खिलौना बनती रही। वो किसी एक मर्द को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, जिसका भी इंतखाब करती हुई इसे खूबसूरत खिलौना समझकर खेलता, और जब शादी की बात आती तो वो गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो जाता। रातों को रंगीन बनाने की हद तक तो बात दुरुस्त थी, लेकिन एक बेवा से शादी करने को कोई भी तैयार ना था। रूपमती को बहुत अरसे बाद अकल आई थी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। वो इस दलदल में फंस चुकी थी जिससे निकलना मुमकिन ना था। पहले तो वो फरेब का शिकार होती रही, अब वो अपनी मर्जी से अपनी रातों को रंगीन और संगीन बनाने लगी। ऊंची सोसाइटी में शहर का कोई ऐसा खूबरू नौजवान नहीं था जो रूपमती के हुस्नो शबाब से फैज याब ना हुआ हो। राजकुमार और कनौर उसके आईब्रो के इशारे के मुंतजिर रहते थे। वो कुत्तों की तरह इसके आगे पीछे दुम हिलाते फिरते थे, मगर फिर भी रूपमती तनहा थी। वो सबकी थी मगर कोई उसका नहीं था। तेज सिंह और धर्मेश उसके दूर के रिश्तेदार थे। वो दोनों सगे भाई थे। उनका बाप पहलवान था और ये दोनों भी अखाड़े में पहलवानी किया करते थे। तेज सिंह और धर्मेश को देखा तो रूपमती का दिल उठा। रूपमती ने एक बड़ी तनख्वाह पर उन दोनों भाइयों को अपने पास मुलाजिम रख लिया। उनकी तरबियत की, उन्हें सोसाइटी में उठने बैठने के आदाब सिखाए और उन्हें साथ लेकर इधर उधर आने जाने लगी। कभी तेज सिंह और कभी धर्मेश और कभी दोनों उसके दाएं बाएं नजर आने लगे। रूपमती ने अपने धर्म की रसूमात से बगावत कर दी थी। इसके दिल से रिश्तों नातों की पाकीज़गी भी खत्म हो गई थी। तेज सिंह को तो वो फैज़याब कर चुकी थी, लेकिन धर्मेश अभी तक तरसा ही था। उसे खलूवत में आने का मौका जरूर देती, उसे पैर दबाती, जिस्म दबाती, मगर उसे आगे बढ़ने का कभी मौका नहीं दिया। धर्मेश कभी ऐसी कोई कोशिश करता तो रूपमती उसे लात रसीद कर देती और वो कुत्ते की तरह च्याऊं च्याऊं करता हुआ उसकी खुलूवत गाह से निकल जाता।
2 साल पहले वो अपने एक दोस्त के साथ गुलामों की इस मंडी में उसे ले आई। उसे भी ये जानकर हैरत हुई कि आज के दौरे जदीद में गुलामों और कनीजों की मंडी होती है। वो अपने दोस्त के साथ महज तफरीह के लिए यहाँ आई थी, लेकिन गुलामी के दौरान में उसे खूबरू और कबरू जवान पसंद आ गया, जिसकी बोली के बारे में पार्टियों में मुकाबला हो रहा था। रूपमती ने भी बोली चढ़ा दी और ये बोली इतनी ज्यादा थी कि नीलामी में हिस्सा लेने वाले आदमी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। रूपमती ने 2 साल के अरसे में उस जवान को निचोड़ कर रख दिया कि वो बिल्कुल झूल कर रह गया। ये वही था जिसकी निशानदेही कनूर बलोच सिंह ने भी की थी। तेज सिंह और धर्मेश अब किसी हद तक सरकशी की तरफ माइल हो रहे थे। रूपमती ने उन दोनों भाइयों को छोटे से अखाड़े से उठाकर महल में ला बिठाया था। उन्हें हर तरह का ऐशो आराम हासिल था, लेकिन अब उनके दिमागों पर चढ़बी चढ़ने लगी थी और वो कुछ दूसरी बातें करने लगे थे। रूपमती उनके बारे में सब कुछ जानती थी। वो ये भी जानती थी कि दोनों भाई हवेली की जवान और नौकरानियों के साथ रातें गुजारने के अलावा शहर की औरतों के साथ भी जक मारते फिरते थे और अब उनमें दमखम नहीं रहा था। रूपमती कई मरतबा गुलामों की उस मंडी में आ चुकी थी, हमेशा खाली हाथ ही वापस गई थी और इस मरतबा मैं उसकी नजरों में जच गया था। मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन यह सच था कि मैं बहुत ही खूबरू और गबरू जवान था। दोपहर हो चुकी थी। रूपमती सोफे पर आड़ी तिरछी नीम दराज थी और मैं उसके सामने कालीन पर बैठा हुआ था। रूपमती ने मुझे गुलाम की हैसियत से खरीदा था, लेकिन मेरे सामने अपनी जिंदगी के ढके छुपे कोशों से भी पर्दा उठा दिया था। अपने बारे में बातें करते उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। ये दुनिया बड़ी अजीब जगह है, वो गहरा सांस लेते हुए बोली। दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मेरे पास दौलत की कमी नहीं। मैं सब कुछ खरीदने की हैसियत रखती हूँ, इंसान भी, हुस्न और शबाब की दौलत भी। भगवान ने जी खोल कर मुझे हुस्न दिया है। बड़े बड़े महाराज एक इशारे पर मेरे कदमों पर झुक जाते हैं। मेरे पास सब कुछ है, मगर मन की शांति नहीं है। वो एक बार फिर खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं गहरी नजरों से उसी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी बढ़ गई, उसकी खूबसूरत आंखों में वीरानी सी झलकने लगी। उसके लबों को एक बार फिर हरकत हुई। वो सरसराती सी आवाज में कह रही थी, ये जिंदगी भी अजीब तमाशा है। खुशियों के पीछे मारे मारे फिरते हैं, उन्हें छू लेने पा लेने की आरज़ू में मर मर कर जीते हैं। ये हाथ नहीं आती, तरसा तरसा कर मारती हैं, करीब आकर दूर भागती हैं। बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि खुशियाँ हमारे बारे में बागी बागी फिरती हैं। ये हमारे करीब आने की कोशिश करती हैं और हम इतना ही दूर इनसे भागने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पीछा करती हैं और हम दीवाना वार इनके पीछे भागते रहते हैं। फिर हमारे कदम उस वक्त रुकते हैं जब ये हमसे कोसों मीलों दूर जा चुकी होती हैं। वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी उदास नजरें मेरे चेहरे पर जैसे कुछ तलाश कर रही थी। उसकी सरसराती आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। मैं जीवन की खुशियों की तलाश में भटक रही हूँ। भगवान जाने में उन तक पहुंच भी सकूंगी या बेकल आत्मा की तरह इसी तरह चलती रहूंगी। मैं खामोश बैठा ठुकर ठुकर उसकी तरफ देखते जा रहा था। उसकी बातें सुनकर मुझे वाकई ही अफसोस हुआ था और उसे हमदर्दी भी होने लगी थी, मगर उसकी हमदर्दी में खोकर मैं अपने मकसद को बस से पुश डालना नहीं चाहता था। रूपमती ने जिस तरह मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, उससे अगरचे मुझे आज़ादी हासिल कर लेने में आसानी हो सकती थी, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता था। उसने मुझ पर एतमाद किया था और मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बहरहाल कोई और रास्ता तो अपनाया जा सकता था। हम दोनों खामोश बैठे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। खामोशी का ये दुरानिया तवील होता जा रहा था। फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर हम दोनों ही उछल पड़े। मैं एक झटके से उठ गया और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। 2 लंबे तिड़ंगे आदमी राहदारी में खड़े थे। उनके जिस्म पर ऐसी ड्रेस थे जैसा दरबान रंगू ने पहन रखा था। दोनों के बेल्टों में पिस्तौल उड़ से हुए थे। रंगू ने बताया कि रूपमती के लिए ये मुहाफिज ओदे सिंह ने भेजे थे। मैं गहरी नजरों से उनका जायजा लेने लगा। दोनों की बड़ी बड़ी मूंछों ने उनके चेहरों को खासा खौफनाक बना दिया था। मैंने रूपमती को बताया तो उन्हें अंदर तलब कर लिया गया। वो बड़े अलर्ट अंदाज में रूपमती के सामने खड़े हो गए। वो चंद में गहरी नजरों से उनका जायजा लेती रही, फिर पसंदीदगी के अंदाज में सर हिला दिया। ठीक है, वो बोली, तुम लोग बाहर इंतजार करो, हम 5 बजे यहाँ से रवाना होंगे। वो दोनों सर हिलाते हुए बाहर चले गए। मैंने महसूस किया था कि वो जितनी देर कमरे में खड़े रहे थे मेरी तरफ ही देखते रहे थे। उस वक्त 2 बज रहे थे। रूपमती ने रंगू से कहकर खाना मंगवा लिया। खाना खाने के बाद रूपमती रवानगी की तैयारी करने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर फैला हुआ मेकअप का सामान उठाकर बैग में डाला और इधर उधर फैले हुए कपड़े समेटने लगी। मैं भी कपड़े उठाकर तय करके सूटकेस में रखने लगा। मैं उसकी मदद कर रहा था। बाथरूम में कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, वो भी उठा लाओ, उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा। मैं बाथरूम में दाखिल होकर खूंटियों पर टंगे हुए कपड़े उठा लिए। उनमें जिस्म के बालाई हिस्से का जेरे जामा भी था। उसे उठाते हुए रूपमती की नजरें मेरी तरफ उठ गई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने वो जेरे जामा सूटकेस में भरे हुए कपड़ों के नीचे ठोंस दिया। तैयारी मुकम्मल करने के बाद रूपमती कुछ देर ओदे सिंह के दफ्तर में भी गई, गालबन बिल वगैरह चुकाने के लिए। और फिर 5 बजे के करीब हम कमरे से निकल आए।
रूपमती बड़े पुरवकार अंदाज में आगे आगे चल रही थी। मैं उसके पीछे था। मैंने सूटकेस उठा रखा था जो खासा भारी था। वसी और इस कंपाउंड में इस खासी चहल पहल हो रही थी। 2 नए कारवान आए थे। ऊंटों की बिलबिलाहट हर तरफ से सुनाई दे रही थी। पार्किंग एरिया में बहुत शानदार सी गाड़ियां खड़ी थी। रूपमती ग्रे रंग की एक शानदार लैंड क्रूजर के पास रुक गई। उसने पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकालकर दरवाजा खोल दिया। रूपमती ग्रे रंग की एक शानदार लैंड क्रूजर के पास रुक गई। उसने पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकालकर दरवाजा खोल दिया। ड्राइविंग सीट के पीछे 2 और सीटें थी और उनके पीछे भी काफी कुशादा जगह थी जहां मैंने सूटकेस रख दिया। दोनों मुहाफिज पिछली सीट पर बैठ गए। रूपमती ने ड्राइविंग सीट संभाली और मैं उसके हुक्म पर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रूपमती ने चाबी घुमाई मगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी और तीसरी कोशिश भी नाकाम रह गई। वो तकरीबन 2 मिनट तक इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती रही मगर कामयाबी ना हुई। जरा बोनट खोल कर देखो क्या गड़बड़ है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं इंजन के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती, मैंने जवाब दिया। क्या? उसने इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई अनोखी बात कह दी हो। रूपमती ने एक बटन दबाकर बोनट का लॉक खोल दिया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। मैं भी नीचे उतर आया और फिर बोनट उठाकर मैंने ही राड पर लटका दिया। रूपमती गहरी नजरों से इंजन का मुआयना करने लगी। ओह, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, ये डिस्ट्रीब्यूशन की लीड गायब है। उसकी आवाज में हकलाहट थी। मैं इंजन को नहीं समझता लेकिन ये जो नजर आ रहा है कि रूपमती उंगली से जिस तरफ इशारा कर रही थी वहां से एक तार गायब था। मैंने रूपमती की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अनजाने से खौफ के हल्के से साए लहराने लगे। मेरे दिमाग में भी चींटियां सी रेंगने लगी। डिवीजन वायर खुद ब खुद गायब नहीं हुआ गया था। मेरी छठी इस किसी अनजाने खतरे का एहसास दिला रही थी। ये यकीनन किसी की शरारत मालूम होती है। वो बोली, जी मालकिन। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वो खुद ब खुद तो निकल कर कहीं गायब नहीं हो गया। मैं समझ गई कि ये किसकी शरारत हो सकती है। तुम यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। वो ये कहती हुई वापसी की तरफ चली गई। दोनों मुहाफिज भी नीचे उतर आए। उनमें से एक ने पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया था, जैसे उसे शुबा हो कि मौका पाकर मैं कहीं भागने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं खामोश खड़ा इधर उधर देखता रहा। गाड़ी की तार निकालने के हवाले से मुझे शुबा था कि यह कनौर बलोच सिंह की शरारत हो सकती है। कल रात उसने खुले तरीके से रूपमती को धमकी दी थी कि वो इस गुलाम को यानी मुझे छीन लेगा। और आज दिन भर में भी महल के अकबी लान में कोई बात हुई थी। मैं उनकी बातें तो नहीं सुन सका लेकिन चेहरों के तासरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनमें होने वाली गुफ्तगू खुशगवार नहीं थी। और अब गाड़ी में से एक तार का गायब हो जाना ध्यान बलूच सिंह की तरफ जाता था। वो शायद हम लोगों को यहाँ रोकना चाहता था। रूपमती की वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई। उसके साथ ओदे सिंह भी था जिसकी तोंद गुब्बारे की तरह फूल पुचक रही थी। उसके पीछे पीछे उसके खिदमतगार भी चले आ रहे थे। ओदे सिंह ने गाड़ी के इंजन का मुआयना किया और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों में भी तशवीश की लहर नुमाया हो गई।